जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के छठे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का 5वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और कई सारे छात्र लगातार कमेंट करते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे कि गुरुजी टीचर्स डे के दिन आपके कोर्सेज पे कोई ऑफर रहेगा या नहीं रहेगा। और मेरे मित्र, मैंने आप सबों को बोल रखा था, तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे जो भी कोर्सेज है मेरे मित्र, उन सभी कोर्सेज में 150 रुपए तक का छूट अवेलेबल है। अगर आपको मन है कि सर साइंस जो है वो हम आपके साथ जुड़ करके कंप्लीट करें, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा कि ये जो 150 रुपए तक की छूट है ये सभी बैचेस पे है, जैसे कि आपका एएलपीएन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच हो गया, आरआरबी 2024 साइंस फाउंडेशन लाइव बैच हो गया, एनसीईआरटी साइंस हो गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब आपको जो कुछ भी पढ़ना है मेरे मित्र सभी कोर्सेज अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है। ध्यान में रखिएगा ये ऑफर आपका 5 सितंबर से लेकर के यानी आज से लेकर के 7 सितंबर 12 बजे रात तक आप सबों के लिए अवेलेबल रहेगा। मेरे मित्र, अगर आपको किसी भी कोर्स से संबंधित कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आप सबों का पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या समान संवेदना हानि उत्पन्न करता है। ऑप्शन है निश्चितक, ऑक्सीजन, रक्त, ग्लूकोज। कह रहा है कि which reagent cause local और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन। मेरे मित्र, यहां पे बात किसकी करी जा रही है, तो जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन की बात की जा रही है। आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो संवेदना है ये बाह्य स्टिमुलस के चलते हम लोग फील करते हैं। जैसे मेरे मित्र, अगर मान लो कि आप कहीं बाहर हो और आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो ये सेंसेशन आपको कैसे पता चला, तो आप कहेंगे हमारे बॉडी को फील हुआ। अब कोई पिन आपको चुभ जाता है तो सर पिन चुभता है तो इसका सेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि सर जो हमारा स्किन है वो बहुत ही संवेदनशील अंग है, जैसे ही उसके संपर्क में कोई आएगा हमारे माइंड को मैसेज चला जाता है कि आपके बॉडी से कोई टच कर रहा है और आपको जो कष्ट हो रही है उस कष्ट का निवारण आप उस टच को हटा करके कर सकते हो। यानी कि कुछ भी अगर चुभ रहा है, पक रहे हैं, तो आपका माइंड आपको मैसेज देता है कि जल्दी वहां से भाग जाओ। तो संवेदना जब आपके बॉडी में रहेगा तब आप किसी भी बाह्य स्टिमुलस को फील करेंगे, बाह्य उद्दीपन को फील करेंगे। लेकिन मेरे मित्र, अगर ऐसा हो जाए कि आपके बॉडी से सेंसेशन को गायब कर दिया जाए, तब क्या होगा, आप कहेंगे सर संवेदना की हानि हो जाएगी। अब सवाल यह है कि यह सेंसेशन गायब हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो आप सभी क्या सुनते हैं कि उसे एनेस्थेसिया दिया गया है। और मेरे मित्र, जो एनेस्थेसिया होता है वो क्या करता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वो सेंसेशन को लॉस कर देता है, यानी कि जो आपकी संवेदना होती है उसको मार देता है। और इसीलिए जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पेशेंट को कम दर्द हो उसे क्या दी जाती है सर, एनेस्थेसिया यानी कि निश्चेतक दी जाती है, ताकि जो आपकी संवेदना है, जो ब्लेड आपके बॉडी के ऊपर चलेगा वो आपको पता ना चल पाए। तो भाई मेरे आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या समान संवेदना हानि उत्पन्न करता है। पहले ऑप्शन में है निश्चितक, दूसरे ऑप्शन में ऑक्सीजन, तीसरे ऑप्शन में रक्त और चौथे ऑप्शन में ग्लूकोज। क्या कहोगे कि गुरुजी जो निश्चितक यानी कि एनेस्थेसिया होता है ये क्या करता है, संवेदना हानि उत्पन्न करता है। अब सवाल यहां पे ये है कि ये जो एनेस्थेसिया होगा ये कितने प्रकार के होंगे। ऐसे तो मेरे मित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मुख्य रूप से अगर हम लोग एनेस्थेसिया की बात करते हैं तो इसके 3 प्रकार की चर्चा करते हैं। पहला आपका क्या होता है, तो पहला होता है आपका लोकल एनेस्थेसिया। पहला क्या होता है आपका लोकल एनेस्थेसिया। मेरे मित्र, लोकल एनेस्थेसिया में शरीर के कुछ भाग को क्या किया जाता है, सुन्न किया जाता है, या आप कह सकते हो कि शरीर के कुछ ही भाग को संवेदना रहित किया जाता है।
जैसे अगर किसी को दांत निकालना है तो मेरे मित्र मसूढ़ा में जो सेंसेशन होती है उसको खत्म कर दिया जाता है। अगर आपको कोई घाव हो गया और उस घाव को चीरना पड़ेगा तो डॉक्टर क्या करता है, जहां पे घाव हुआ है सिर्फ और सिर्फ उतने ही जगह को वो क्या करता है सर, सुन्न करने की कोशिश करता है। सिर्फ और सिर्फ उतने जगह का, उतने एरिया का जो सेंसेशन होता है उसको मतलब खत्म करने की कोशिश करता है। तो मेरे मित्र किसी पार्टिकुलर या किसी छोटे से जगह पे जब संवेदना को लॉस किया जाता है तो मेरे मित्र उसको हम लोग लोकल एनेस्थेसिया कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि दूसरा आपका होता है रीजनल एनेस्थेसिया। दूसरा क्या होता है, रीजनल एनेस्थेसिया। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि रीजनल एनेस्थेसिया आपके शरीर के किसी बड़े भाग को सुन्न किया जाता है, जैसे कि कमर के नीचे का पोर्शन हो गया। किसी को अगर सर पैर में ऑपरेशन कराना है तो डॉक्टर ये कोशिश करता है कि उसके पूरे बॉडी को एनेस्थेसिया ना दिया जाए, उसका जो सर कमर के नीचे का पोर्शन है उसको क्या कर दिया जाए, सुन्न कर दिया जाए, संवेदना रहित कर दिया जाए, ताकि ऑपरेशन या ऑपरेट करते वक्त कोई हमें दिक्कत ना हो। तो जब आपके शरीर के किसी बड़े एरिया को क्या किया जाता है, संवेदना रहित किया जाता है, तो उसको हम लोग रीजनल एनेस्थेसिया बोलते हैं। और मेरे मित्र जब हम लोग बात करते हैं जनरल एनेस्थेसिया की तो आप सभी याद रखेंगे कि जनरल एनेस्थेसिया में आपके शरीर का संपूर्ण अंग क्या होता है या संपूर्ण शरीर क्या होता है, प्रभावित होता है। ध्यान में रखिएगा कि निश्चेतक के रूप में यानी कि एनेस्थेसिया के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चेतक यानी कि एनेस्थेसिया के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि पहला जो इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, डाइइथाइल ईथर। और मेरे मित्र अभी हम लोग क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एनेस्थेसिया यानी कि निश्चेतक के लिए। बाद बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन है तो आप सभी समझ रहे होंगे कि गुरुजी ये प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। और ध्यान में रखिएगा ग्लूकोज, इसके लिए फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और ये क्या है, आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। और मेरे मित्र आपके शरीर में जो भोजन का पाचन होता है तो पाचन के उपरांत यही सर सरल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। रक्त के बारे में आप सभी समझ रहे होंगे कि गुरुजी ये एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि बोर्ड की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और स्थिर होते हैं। दूसरा है कि उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है। तीसरा है उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है। और चौथा है क्योंकि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। क्या होगा इसका आंसर। आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि जो बोर्ड की कक्षा है, जो कि मेरे मित्र कहां से मिलता है आपको, बोर्ड एटॉमिक मॉडल से मिलता है, तो उसको स्थिर क्यों कहा जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसके पीछे का कुछ कहानी है क्या। बिल्कुल है चला। आप सबों को मालूम है कि अगर हम परमाणु संरचना की बात करते हैं और परमाणु संरचना की बात करें और जे थॉमसन का नाम ना लें, रदरफोर्ड का नाम ना लें, नील्स बोर का नाम ना लें, तो फिर परमाणु संरचना पढ़ना ही बेकार है। जी हां, आप सभी से अगर कभी यह सवाल कर दिया जाए कि यह बताओ कि सर्वप्रथम किसी भी परमाणु के लिए संरचना का प्रतिपादन किसने किया, या सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में जो पोस्टुलेट था, सिद्धांत था, वो किसने दिया, तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले परमाणु की संरचना से संबंधित जो आप कह सकते हो पोस्टुलेट थे वो थॉमसन, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। और मेरे मित्र जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, सर्वप्रथम एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। और उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो वैज्ञानिकों को बहुत सारी चीजें नहीं समझा पा रही थी। हालांकि ये जरूर समझा पा रही थी कि परमाणु जो है वो एक धनात्मक आवेश का गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंबेडेड होते हैं। अब मेरे मित्र परमाणु धन आवेशित कण का एक गोला है और इलेक्ट्रॉन इंबेडेड होते हैं। यह बात किसका था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे थॉमसन साहब का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। अब मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि परमाणु जो है वो उदासीन होगा, क्योंकि थॉमसन साहब का यह मानना था कि किसी भी परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ये परमाणु को मतलब उदासीन करने के लिए ही यहां पे मौजूद है। लेकिन थॉमसन साहब का ये एटॉमिक मॉडल चल नहीं पाया। तो आप पहले यहां पे ये लिख लीजिए, सर्वप्रथम एटॉमिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो आप सभी याद रखेंगे सर्वप्रथम एटॉमिक मॉडल जो है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया। और पहला आपका एटॉमिक मॉडल भी कौन था, आप कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जब ये फेल हुए तब कौन आए मेरे मित्र, तब आए रदरफोर्ड साहब। और ध्यान में रखिएगा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या करा,
अपना अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के उपरांत अपना एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है एक गोलाकार संरचना है और इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। मेरे मित्र, रदरफोर्ड साहब ये तो बता गए कि परमाणु के नाभिक के वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये वृत्ताकार मार्ग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, इस चीज को एक्सप्लेन करने में वो पूरी तरीके से विफल हो गए। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी चार्ज पार्टिकल्स के चारों ओर घूमते रहे तो लगातार एनर्जी का ह्रास होगा। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, अब प्रोटॉन बीच में है, असर पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर निगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर कोई अन्य चार्ज पार्टिकल घूमते रहे तो ये संभव है कि जो एनर्जी है उसका ह्रास हो जाएगा और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि सर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक पर फॉल कर जाएगा। यहीं से परमाणु के अस्थायित्व की चर्चा होनी शुरू हो गई और फिर मेरे मित्र किनको आना पड़ा, आप सभी ध्यान में रखेंगे, बोर साहब को आना पड़ा, जिन्होंने क्या दिया सर, बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया। क्या दिया इन्होंने, बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया। मेरे मित्र बोर साहब ने क्या करा, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, नील बोर के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा कि यह किस सिद्धांत पर आधारित था, किस सिद्धांत पर आधारित था, तो आप सभी याद रखेंगे मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। किस सिद्धांत पर आधारित था, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बोर साहब ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की जो कमियां थी उसको सुधारने का प्रयास करा और जो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहता है, तो बोर साहब ने उसको क्या कहा, बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है सर, एक निश्चित कक्षा में घूमता है। और मेरे मित्र इस निश्चित कक्षा को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या हुआ कि बोर साहब ने पहला स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में भ्रमण करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उसकी अपनी क्या है, एक निश्चित ऊर्जा भी है। क्या है, एक निश्चित ऊर्जा भी है। और इसीलिए मेरे मित्र जो नील बोर का एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसकी जो कक्षा है उसको स्थिर कहा जाता है। तो पहला जो रदरफोर्ड साहब यहां एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता है, कहां घूमता है, तो इस बात का एक्सप्लेनेशन सर बोर साहब ने किया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में भ्रमण करता है। फिर उन्होंने बताया कि जब वो भ्रमण कर रहा होता है तो सर जो उसकी ऊर्जा होती है उसका ह्रास नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे कि भ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, यानी कि सर लॉस नहीं होता है। और मेरे मित्र फिर इन्होंने यह भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से सटे हुए किसी कक्षा से दूर किसी कक्षा में जाना चाहता है तब वहां पे क्या होता है सर, कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाहरी कक्षा से नाभिक के अंदर वाले कक्षा में आना चाहता है या नाभिक से सटे अंदर वाले कक्षा में आना चाहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है, पहला ऑप्शन में प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और स्थिर होते हैं, नहीं। उनकी कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है, यह भी नहीं होगा। उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है और मेरे मित्र वो क्या होते हैं, निश्चित कक्षा में घूमते हैं। इसीलिए हम लोग बोर की कक्षा को क्या कहते हैं, स्थिर कहते हैं। याद रखिएगा कि बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार यह पता लगाया गया कि किसी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह सकती है। आप सभी याद रखेंगे किसी परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n² होगा, जहां n क्या होगा, आप कहेंगे कक्षा संख्या होगा। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम आप लोग समझ चुके होंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, HCl, इंसुलिन, रेनिन, टाइलिन। मेरे मित्रों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज है वो थोड़ा स्टैंडर्ड है और मैं आपको बस इसीलिए लाया यहां पे इस क्वेश्चन को आपके सामने कि सर इसके लैंग्वेज को आप समझो।
अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लैंगरहैंस बोला जाए तो लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाई जाएगी? सर लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है वो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में पाई जाती है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अग्नाशय से क्या स्रावित होगा? आप कहेंगे इंसुलिन। तो यहां पे सवाल करा जा रहा है कि डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? आप सभी कहेंगे सर इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर व्हाट इज पेनक्रियाज? ये पेनक्रियाज क्या है? तो मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, इसी को हम लोग इंग्लिश में इसी को हम लोग हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और आप सभी क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे कि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप कहेंगे गुरुजी पेनक्रियाज है। साथ ही मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि पेनक्रियाज को क्या कहते हैं? हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के तरह बिहेव करता है। मतलब सर इसके द्वारा एंजाइम का भी स्रवण होता है और हार्मोन का भी स्रवण होता है। तो याद रखिएगा कि इसके द्वारा क्या होता है? आप सभी याद रखेंगे हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्रवण होता है। हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्रवण होता है। मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि इसके द्वारा जो एंजाइम निकलता है उसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, यानी कि पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और इस पूर्ण पाचक रस में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, सर प्रोटीन, फैट, इन सभी को पचाने की क्षमता होती है। अब मेरे मित्र जो अग्नाशय है इसमें क्या होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होता है। और मेरे मित्र इस लैंगरहैंस की द्वीपिका में 3 टाइप के सेल मौजूद होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लैंगरहैंस की द्वीपिका से सर द्वीपिका के अल्फा सेल से आप सभी ध्यान में रखेंगे, अल्फा सेल से किसका स्रवण होता है? तो आप सभी याद रखेंगे अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन का स्रवण होता है। किसका स्रवण होता है? ग्लूकेगॉन का स्रवण होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि बीटा सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है। और साथ ही जो गामा सेल होता है, इस गामा सेल से किसका स्रवण होता है? सर सोमेटोस्टेटिन का स्रवण होता है। तो अगर आपसे कभी यह सवाल कर दिया जाए भविष्य में कि लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से आप कहेंगे इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है और गामा सेल से आप कहेंगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि बॉडी में इंसुलिन का अल्प सेक्रेशन यानी कि कम स्रवण किसको लीड्स करता है? डायबिटीज को लीड्स करता है। अच्छा, ये HCl आपके बॉडी में किस में पाया जाएगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे जठर रस में पाया जाता है। मेरे मित्र ये रेनिन भी आपका जठर रस में पाया जाता है। और ये रेनिन क्या करता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर ये जो रेनिन है जो जठर रस में पाया जाता है, ये दूध में मौजूद प्रोटीन केसिन को किस में तोड़ता है? सर कैल्शियम पैरिसिनिकेट में तोड़ता है, ताकि दूध से क्या हो पाए? सर दही बन पाए। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रख लेना यहां पे स्टार मार्क दे करके क्या कि रेनिन दूध में मौजूद प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैरिसिनिकेट में तोड़ता है ताकि दूध से दही बन सके कैल्शियम पैरिसिनिकेट। अब मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो टाइलिन है और जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये कहां से निकलता है? आप सभी याद रखेंगे हमारे लार ग्रंथि यानी कि सिलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। टाइलिन का काम क्या होता है? तो हमारे भोजन में मौजूद जो स्टार्च होता है उसका पाचन करता। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में डैश के रूप में संचरित होती है? सीधी रेखा, कण, किरण, संपीड़न एवं विरलन।
मेरे भाई आप क्या कहोगे कि गुरुजी बात की जा रही है ध्वनि की, किसकी बात की जा रही है? ध्वनि की। और आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है कि जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो किस रूप में चलता है? तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग का गमन, अनुदैर्घ्य तरंग का गमन, अनुदैर्घ्य तरंग का गमन संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है। संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है, कंप्रेशन एवं रेरफैक्शन के रूप में होता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है, आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में डैश के रूप में संचरित होती है, तो आप सभी कहेंगे चूंकि सर ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है और इसके गमन के लिए हमेशा माध्यम की जरूरत होती है और ये किसी भी माध्यम में चलेगी तो सर संपीड़न और विरलन के रूप में चलेगी। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि किसी भी माध्यम में डैश के रूप में संचरित होगी, आप सभी कहेंगे सर संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होगी। मेरे मित्र याद रखिएगा कि संपीड़न वाला जो क्षेत्र होगा वहां पे घनत्व और दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। विरलन वाले क्षेत्र में क्या होगा? घनत्व और दाब कम होगा। ये चीज याद रख लीजिएगा। कई बार आप में से बहुत सारे छात्र यहां फंसते हैं कि संपीड़न वाले क्षेत्र में क्या होगा? उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च दाब एवं उच्च घनत्व, उच्च दाब एवं उच्च घनत्व। और चिला विरलन वाले जगह पे क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे निम्न दाब, निम्न दाब एवं निम्न घनत्व, निम्न दाब एवं निम्न घनत्व, निम्न दाब एवं निम्न घनत्व। मन में आ रहा होगा कि अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में तो आप कह दिए कि संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करेगा। अगर हमसे यह पूछ देता कि अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में गमन करेगा, तो आप सभी ध्यान में रखना अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष एवं गर्त, अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष एवं गर्त के रूप में, अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष एवं गर्त के रूप में गमन करता है, शीर्ष एवं गर्त के रूप में गमन करता है। और चिला आप सभी यहां पे कहेंगे कि गुरुजी ये जो सीधी रेखा वाली बात कही गई है ये क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का गमन हमेशा सीधी रेखा में होता है। यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो आप सभी इस चीज को लिखिएगा कि प्रकाश का गमन, प्रकाश का गमन हमेशा, प्रकाश का गमन हमेशा किस में होता है? आप सभी कहेंगे सर सीधी रेखा में होता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो पाया होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, दैट्स ऑल आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये सब के सब छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। और इतना तो हम सबों को मालूम है कि सर जो भी पदार्थ हैं उसमें उसके कण उसके सतह में तैरते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक पदार्थ के जो कण होंगे वो क्या होंगे? आप कहेंगे गतिशील होंगे, वो पहले से गतिज ऊर्जा धारण किए होगा। अब किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो मेरे मित्र उसकी जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो और बढ़ जाएगी। मतलब अगर वो धीरे धीरे मूव कर रहा था तो वो तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। और आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश होती है। आप क्या कहेंगे कि जैसे ही ठोस का ताप बढ़ाएंगे कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। और सही आंसर हमारा आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व की, किसके वृद्धि के लिए सर? अगर हम लोग बात करते हैं पौधे के वृद्धि के लिए, पौधे के वृद्धि के लिए, पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व की, आवश्यक पोषक तत्व की, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पौधे के वृद्धि के लिए कुल 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं सर? 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि इस 17 आवश्यक पोषक तत्व में, 17 आवश्यक पोषक तत्व में 9 मेरे मित्र क्या होते हैं? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। 9 क्या होते हैं? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और 8 क्या होते हैं? लघु मात्रिक पोषक तत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी याद रखेंगे, इसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
अब सबसे बड़ा समस्या क्या है कि गुरुजी दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक पोषक तत्व का एग्जाम्पल क्या होगा? तो भाई मेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व की बात करेंगे तो सीधे याद रखेंगे CHO NPK, CHO NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मेरे मित्र सल्फर। याद रखिएगा C4 हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। H4 हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन हो जाएगा और N4 नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। P4 पोटेशियम हो जाएगा, सॉरी P4 फास्फोरस होगा, P4 पोटेशियम नहीं होगा। और K4 क्या होगा सर? पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। बाद बाकी मेरे मित्र कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये क्या होंगे? आप कहेंगे दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होंगे। अब ध्यान में रखेंगे लघु मात्रिक पोषक तत्व की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि फेरस, साथ में आपका जिंक, फेरस, जिंक, माल्बिडेनम, 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 उसके बाद आपका सर मैग्नीज, माल्बिडेनम के बाद आपका मैग्नीज, उसके बाद आपका बोरोन, क्लोरीन, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। तो मेरे मित्र आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। आपने इसका एग्जाम्पल दीर्घ मात्रिक में बताया है, जबकि लघु मात्रिक में आपने मैग्नीज का एग्जाम्पल लिखा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी, इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे, ये आपके माइंड में आ जाएगी। याद रखिएगा कि दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक के अलावा आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पौधे के लिए क्रांतिक तत्व है, क्रिटिकल एलिमेंट है। तो आप सभी ध्यान में रखें, अगर आपसे क्रांतिक तत्व की बात की जाए, अगर आपसे क्रांतिक तत्व की बात की जाए तो आप सभी क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे नाइट्रोजन, उसके बाद आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मेरे मित्र पोटेशियम। पोटेशियम को क्या कहा जाता है सर? क्रांतिक तत्व कहा जाता है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NPK कह सकते हैं। NPK को क्या कहा जाता है? क्रांतिक तत्व कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? जल योजन होता है, द्रव्यमान का विस्तार होता है और उष्मा मुक्त होती है। द्रव्यमान का विस्तार होता है, उष्मा मुक्त होती है। क्या होगा इसका आंसर? भाई मेरे यहां पे कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है। पहला चीज तो ये देखो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो आप कहते हो कि गुरुजी जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म किया जाता है तो ये CaSO4 हाफ H2O में बदल जाता है और इसी को हम POP कहते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों को सर जोड़ने के लिए किया जाता है, मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति के निर्माण में किया जाता है, सर सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। अब कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के कारण, आप सबों को मालूम है कि POP के साथ जब जल मिलाया जाता है तो कुछ देर के बाद POP कड़ा हो जाता है और मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टर हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब POP यानी कि CaSO4 हाफ H2O के साथ एक सही 1/2 H2O सर मिलाया जाता है तो ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट सर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ये सर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि CaSO4 2H2O हो जाता है। और मेरे मित्र इसी जिप्सम के निर्माण के चलते क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका POP है वो कड़ा हो जाता है। और मेरे मित्र ये जो अभिक्रिया होती है ये उष्माक्षेपी होती है, यानी कि इसमें क्या होता है सर? उष्मा का निष्कासन होता है। तो मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि यहां पे जब जिप्सम को गर्म किया गया इससे आधा जल निकल गया, जल के आधे मॉलिक्यूल्स बचे। अब यहां पे फिर जल जोड़ा गया तो जाहिर सी बात है कि इसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा और सर उष्मा भी मुक्त होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब यह हुआ कि जो सवाल पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान का विस्तार होता है और उष्मा मुक्त होती है। बिल्कुल कह सकते हैं और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है।
मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जीव विज्ञान में स्पंज को एक जंतु के रूप में रखा गया है, जंतु के रूप में कैटेगराइज किया गया है, इसीलिए एक पशु का उदाहरण होगा। और ये जो स्पंज है ये किस फाइलम का सदस्य है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे पॉरीफेरा, पॉरीफेरा संघ का सदस्य है, जो कि मेरे मित्र आपको कहां देखने को मिलता है? तो समुद्री एरिया में देखने को मिलता है, जो किसी जगह से स्थानबद्ध होते हैं। और स्पंज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारे छिद्र आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो प्राकृतिक जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं उसके सड़ने गलने से जो ईंधन तैयार होता है उसको हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स के रूप में देखते हैं। बाद बाकी अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि कवक का एक एग्जाम्पल दो, तो मेरे मित्र नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि व्हाट आर द वन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई, या फिर सर फंगी का एक एग्जाम्पल क्या होता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपको याद है या नहीं है। अब देखिए ये बड़ा ही सरल सा सवाल है। कहा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है, चला वस्तु दूरी यहां पे u लिखना चाहिए। यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v दोनों ही -20 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र बहुत ही सरल सा सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी दोनों ही समान है, अवतल दर्पण से बात करी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि सर वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान है, तो हमको मालूम है कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो भी क्या होगा? आप कहेंगे माइनस में होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे HI 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, HO कितना दिया हुआ है? सर दोनों 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। HI और HO 4 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, यानी कि वक्रता त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा? वक्रता त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा? क्या कहोगे? आप सभी कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि ये जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो हमको इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से फोकस दूरी निकालना होगा। और मेरे भाई फोकस दूरी निकालने के लिए आपके पास पर्याप्त डाटा मौजूद है। u और v दिया हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और 1/f इक्वल टू क्या कहोगे? चला 1/-20 प्लस 1/-20। भाई मेरे 1/f इक्वल टू क्या कहिएगा आप सभी कहेंगे 1/-20 प्लस माइनस 1/-20। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये चूंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों समान है, तो हम लोग क्या कहेंगे? माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -2/10, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 10, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 10 जा 10, 2 10 जा 20 होगा। तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया? 1/-10, और f इक्वल टू आपका -10 सेंटीमीटर हो गया। चला आपने यहां क्या कहा कि सर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो r इक्वल टू -2 इंटू फोकस दूरी कितनी है? चला 10 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, ये सब बेकार है जब तक कि आपको फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन मालूम नहीं है। नहीं तो फिर आप उलझे रह जाएंगे कि प्रतिबिंब दूरी दिया है तो एकरो कुछ मतलब होगा, वस्तु दूरी दिया है तो एकरो कुछ मतलब होगा। जैसे अभी कुछ छात्रों को लग रहा है कि रेलवे जो है सिलेक्शन से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगी। तो ये जो सर क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है ये आपको फंसा सकता है। तो थोड़ा सा इस बार के रेलवे एग्जाम में मेरे मित्र आप सभी लैंग्वेज पे जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न चित्र में हिरण किस स्तर पर आएंगे? मेरे मित्र यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल की बात की जा रही है, और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर बिलोंग्स टू द प्रोड्यूसर। जितने भी हरे पौधे हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सर उत्पादक कहलाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि उत्पादक जो है वो हमारा लेवल 1 होता है, और अब उस ग्रीन प्लांट को जो खाने वाला होगा वो लेवल 2 होगा। अब इस लेवल 2 के जीव को जो खाने वाला होगा वो लेवल 3 होगा। अब उसको जो खाने वाला होगा वो लेवल 4 होगा। मेरे मित्र अगर आप
फूड चेन के इस पिरामिड को देखेंगे या सर एनर्जी के इस पिरामिड को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सर प्रोड्यूसर यानी कि प्राथमिक स्तर पर आपको क्रॉप प्लांट, ट्री, ग्रास, फ्लावरिंग प्लांट ये सभी दिख रहे हैं। यहां का 100% एनर्जी जो है वो क्या होता है, तो मेरे मित्र जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर चढ़ते जाता है प्रत्येक लेवल पे 10% एनर्जी की ह्रास होते जाती है। किस रूप में? हीट एनर्जी के रूप में। और ध्यान में रखेंगे कि प्रोड्यूसर के बाद जो सेकेंड लेवल आता है वो प्राइमरी कंज्यूमर का होता है, जिसमें जितने भी शाकाहारी हैं वे सबके सब आ जाते हैं। और मेरे मित्र इसके बाद आपका सेकेंडरी कंज्यूमर आता है जिसमें रेट, एस्पेरो और फ्रॉग होता है, फिर टर्सरी कंज्यूमर और फिर आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर आता है। तो भाई मेरे ये बता दो कि हिरन जो है वो क्या है, आप कहेंगे शाकाहारी, और ये किस लेवल पे आएगा, आप कहेंगे सर दूसरे लेवल पे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ट्रॉपिक लेवल में प्रत्येक लेवल ऊपर चढ़ने पे क्या होता है, एनर्जी का 10% का ह्रास होता है, यह ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl उत्पन्न करेगा। मेरे मित्र आप क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे H2SO4 और NH4OH है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब क्लोराइड की बात की जा रही है तो क्लोरीन होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल। अब HNO3NH4OH आप कहिएगा नहीं होगा। HClNH4OH, HClNaOH। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हमें अमोनियम क्लोराइड चाहिए तो कास्टिक सोडा से तो बात नहीं बनेगी, बात किससे बनेगी? तो सर HCl और NH4OH से। कैसे? तो आप सभी से कहा जा रहा है कि कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। तो मेरे मित्र जब NH4OH HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या बना लेता है, आप सभी ध्यान में रखना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेता है और साथ में मेरे मित्र क्या होता है, H2O यानी कि वाटर का निष्कासन होता है। और ध्यान देंगे कि ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये क्या करता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है, यानी कि सब्लिमेशन की प्रक्रिया को शो करता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को शो करता है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा, आप कहेंगे HClNH4OH। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। बताइए ये सवाल आपसे ना बनेगा क्या? ये सवाल मेरे मित्र आप सभी से बनेगा। बहुत ही सरल सा सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है। क्या कहोगे कि गुरुजी प्रतिरोध के सिंबल को तो हम लोगों ने कई बार याद करा है कि जब भी रेसिस्टेंस की बात करेंगे कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। भाई मेरे याद रखना कि ये वाला जो सिंबल है ये किसका है, प्रेरक का है, यानी कि इंडक्टर का है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि प्रेरक का सिंबल क्या होता है तो आप कहेंगे सर उस तरह से। और ये जो है ये क्या है, सेल का सिंबल है। याद रखिएगा सेल और बैटरी एक नहीं होता है। सेल में आपको सिंगल इस तरह से दिखेगा, लेकिन जब बैटरी होगा तो मेरे मित्र उसमें आप क्या पाएंगे कि बहुत सारे सेल का संयोजन है, यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि ये सब के सब क्या है, आप कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट हैं। क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ का ये क्या है, अवयव है। याद रखना चला, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे तो सिंबल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ऐसे ये भी ले सकते हैं लेकिन मानक नहीं है चला, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब अगर हम अमीटर की बात करेंगे तो सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। वोल्ट मीटर की बात करेंगे सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। स्विच की बात करेंगे तो सर सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। ये आपका बल्ब के लिए साइन हो गया, ये आपका अमीटर के लिए साइन हो गया, और ये आपका वोल्ट मीटर के लिए साइन हो गया, और ये आपका क्या हो गया सर, स्विच के लिए साइन हो गया। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस का आवर्धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल है। कहा जा रहा है कि वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी आप कहेंगे -15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब सर प्रतिबिंब जो है वो 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब मेरे मित्र लेंस की बात की जा रही है और लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में सर ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि लेंस का आवर्धन ज्ञात कीजिए।
तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि m इक्वल टू फॉर्मूला तो v बटा u होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में सर क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वस्तु दूरी निकालना होगा। लेंस फॉर्मूला 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा v माइनस 1 बटा u, 1 बटा माइनस 15 इक्वल टू 1 बटा माइनस 7.5 प्लस, सॉरी प्लस कहां से होगा, माइनस 1 बटा u। 1 बटा माइनस 15 चला, ये इधर आएगा, तो 1 बटा 7.5 इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस 1 बटा u। पॉइंट हटा दो चला, नीचे ऊपर 10 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 75, 15 पचे 75, और सर एक 75 एकम 75, ये 10 हो जाएगा, माइनस 1 बटा u। चला जी, आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5 बटा 75 इक्वल टू माइनस 1 बटा u। 5 एकम 5, 15 पचे 75, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। u आपको मिल गया, v यहां पे है, आवर्धन पूछा जा रहा है, तो m इक्वल टू लेंस के लिए v बटा u। मेरे मित्र v कितना है, माइनस 7.5 सेंटीमीटर, u माइनस 15 सेंटीमीटर, ये कट गया, 7.5 एकम 7.5 और दूना 15 हो गया। तो चला जो आवर्धन है वो क्या हो जाएगा, 0.5, यानी कि सर जो हमारा वैल्यू होगा वो 0.50 या 5 के अप्रॉक्स होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो सेंटीमीटर मीटर मत लगाने रखना। अगर आपसे कभी यह सवाल पूछ लिया जाए कि आवर्धन की इकाई, तो आप कहेंगे सर विमाहीन राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि लवण जल के वैद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। मेरे मित्र जैसे ही पॉप ध्वनि बोले ना, पॉप ध्वनि बोले, आप सीधे टिक करो हाइड्रोजन पे, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो ये सर पॉप ध्वनि के साथ जलेगा। और ऐसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि लवण जल, तो मेरे मित्र लवण NaCl हो गया। अब इसके साथ जल भी है, तो NaCl प्लस H2O। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि NaCl प्लस H2O से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाए तो चिल्ला जी क्या बनेगा, आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो जैसे ही पॉप साउंड कहे, आप किसको टिक करेंगे, हाइड्रोजन को टिक करेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की अभिक्रिया है। आपको ध्यान में रखना होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट आयनों के विनिमय के चलते होता है, और इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों होता है। संयोजन अभिक्रिया में चिला एकल प्रतिफल का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल प्रतिफल का निर्माण होता है। और अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कोई बड़ा सा यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि 5 मीटर लंबाई वाले एक पदार्थ की प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर है। यदि पदार्थ की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोधकता का मान डैश हो जाएगा। भाई मेरे ये क्वेश्चन मैं आप सबों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, इसका कंसेप्ट मैंने आपको भर भर के दिया है, इसीलिए सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे 8 कृंतक होते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर, तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग दंत फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर 2 ऊपर फॉर्मूला है ये 2 1 2 2 1 2 और ये क्या होगा सर 3/3। अब ध्यान दीजिएगा 2 1 3 2 5 3 8 8 ऊपर 8 नीचे गुना करेंगे तो सर 16/16, ये कितना हो जाएगा 32। मतलब एक वयस्क मानव के मुख में टोटल 32 दांत होते हैं जो कि जो अस्थाई होता है। और इसमें इंसीजर जो है वो कितना होता है, तो सर 2 2 4 और 4 दूना 8, तो इंसीजर की संख्या टोटल 8, कैनाइन 1 1 2 2 दूना 4, तो कैनाइन की संख्या टोटल 4, प्रीमोलर 2 2 4 4 दूना 8, और मोलर मेरे मित्र कितना होगा, तो 3 3 6 और 6 दूना 12। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर आपका 8, और जो आपका मोलर होगा तो 3 3 6 दूना 12, आप कहेंगे 12।
आइए बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो जंतु होते हैं उसमें श्वसन की प्रक्रिया के लिए 3 मुख्य रूप से अंग होते हैं। पहला क्या होता है आपका? तो आप सभी कहते हैं सर पहला होता है हमारा श्वास नली। पहला क्या होता है? श्वास नली, जो कि किसके लिए होता है सर? कीट पतंग के लिए, कीड़ा मकोड़ा के लिए। दूसरा क्या होता है? आप कहते हैं गिल्स, ये किसके लिए होता है? आप सभी कहते हैं सर मत्स्य प्राणी यानी कि मछली के लिए। और तीसरा आपका क्या होता है? लंग्स होता है, जो कि मेरे मित्र आप किस में देख पाते हैं? मानव या अन्य जंतु में देख पाते हैं। कहा जा रहा है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। आप सभी कहेंगे सर इसी को हम लोग श्वास प्रणाल कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? बहुत ही सरल सा सवाल है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन की अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 7 होगा, और 2 और 5। और मेरे मित्र क्लोरीन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, और मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7 हो जाएगा। अब यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है, सॉरी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर चिल्ला 9 होता है, 9 होता है चिल्ला, 2, 7 होगा। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मतलब साफ है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो समान होगी। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन में तो एक ही परमाणु संख्या होती है, जबकि हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। नाइट्रोजन और कार्बन भी मैच नहीं करेगा, और बोरोन और ब्रोमीन कहां से मैच करेगा? तो सही आंसर आपका, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? भाई मेरे, जब भी आपको इस तरह का सवाल करा जाए कि सही संतुलित समीकरण है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में जितने भी आपको अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा उसके सर अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर के परमाणु की संख्या को काउंट कर लेंगे, और यहां पे भी आप वही करेंगे। अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान है तो आप कहेंगे संतुलित है, समान नहीं है तो आप कहेंगे असंतुलित। और मेरे मित्र, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमाणु की संख्या को काउंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसमें कोई तुर्रम खान वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर आप सही ढंग से चीजों को देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे सवाल आपको फंसाएंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहां तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इस तरह का सवाल दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।